गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे चैप्टर्स अब तक फिनिश कर चुके हैं, लेकिन एक बात है कि हमारे जो सरकार ने हमारे पोर्शन में से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। हमें तो वो पढ़ना ही है, हालांकि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें तो पढ़ना ही है। तो उस चैप्टर्स को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो चैप्टर हम एक बार फिर से मतलब हर रोज़ हम नया कुछ करते हैं, तो हर रोज़ ऐसे ही कुछ हमें जानने को मिलता है। तो आज हम ऐसे कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। संस्कृत में जिस तरह से आप शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट जैसे नाटक आप पढ़ते आए हैं। आपने कई बार सुना होगा, उसके इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी हो चुके हैं। तो हम आज जिस कवि के बारे में पढ़ेंगे वो भी कुछ ऐसे ही है। मानो कि उनकी अनेक रचनाएं, लेकिन उनकी एक रचना जिस तरह से रोमियो जूलियट का प्ले एक्ट होता है, वैसे ही इसका भी प्ले एक्ट होता है और कई भाषाओं में भी वो लिखा गया है। ऐसे महान कवि कौन है जो संस्कृत में इतनी नामना ले चुके हो? और संस्कृत जैसे विषय में उसके प्ले एक्ट होते हैं, और कोई नहीं, महाकवि कालिदास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। और लेखक है नरपत बारहट। हड़वेचा। और साहित्य प्रकार क्या है? गुड जॉब। गद्य तो है, पर साहित्य प्रकार क्या है? जीवनी। अब ये जीवनी का क्या मतलब होता है? जीवनी का क्या मतलब होता है? बायोग्राफी, किसी के जीवन के बारे में लिखने को उसे जीवनी कहते हैं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में ही है। वे संस्कृति के प्रवाहों के समझने में यत्नशील हैं। महापुरुषों के नमन करते हुए आपने लिखा है
जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया है, वो वंदनीय है। महापुरुष की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण किया है। इस कृति में यह संदेश मिलता है जिसके किसी बच्चे को बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरो की तरह चमकने लगता है। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि माने जाते हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आपको ये सुनकर ये लगा होगा कि यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए, यदि मौका मिले तो वो भी कुछ कर दिखाएगा। सभी के लिए अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। सभी लोग पढ़ने के लिए नहीं बने होते हैं। कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो हर एक को अपनी अपनी एक निजी आइडियाज होते हैं, निजी एक्टिविटीज़ होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। इसीलिए किसी को हमें बुद्धू या माने मूर्ख नहीं समझना चाहिए। एक स्ट्राइक होने पर वो किस प्रकार से हीरे के माफक चमकने लगता है। यहाँ पे कालिदास जी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो पहले मूर्ख थे, मूर्ख के बाद किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की। उनको घर से निकाले जाने के बाद वो इतनी तपस्या की कि वो आखिर विद्वान कैसे बन गए, उनकी जानकारी पूरी इस गद्य में हमें दी गई है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। फिर भी राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों तथा लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे कहा है कि जो बड़े बड़े जो पौराणिक कवि है, जो पुराने कवि है, वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखते थे।
मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं इस तरह से बड़ा हुआ हूँ, ऐसी कोई जानकारी हमें मिलती नहीं है। लेकिन उनके जो समकालीन कवि हैं वो उनके बारे में कुछ लिखे तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से उन्हें वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है, वो हमें तब पता चलती है। यहाँ पे भी कवि कालिदास के बारे में हमें कालिदास ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हर्षचरित के शुरुआत में ही बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। तो इससे हमें पता है बाण भट्ट वो भी एक संस्कृत विषय के कवि हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कालिदास बाण से भी पहले हो चुके हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में ही विक्रम का नाम उल्लेख किया है। तो यहाँ पे एक बार कालिदास ने अभिभावक के रूप में, अभिभावक माने बच्चों के पारिवारिक रक्षक, अभिभावक मतलब कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक। पारिवारिक रक्षक अभिभावक माने अपने बच्चों के रक्षक के रूप में उनका विक्रम नामक उल्लेख किया है। यह कौन सा विक्रम है यह पूरी तरह से हमें पता नहीं चलता है। तो विक्रमादित्य और राजा भोज के समकालीन माना जा सकता है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ, रिडल्स, लोक कथाएं में उनकी विद्वता और कविता और चमत्कारिक प्रसंग का वर्णन हमें मिलता है। अब जन्म और परिचय किसका? कालिदास का। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। कालिदास का जन्म ईस्वी सन 365 और निधन 445 को माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान पर के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है।
क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशिष्ट दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। दर्शनीय, देखने लायक, और है अनुरोध, अनुरोध, आग्रह। यहाँ पे कविदास की एक कृति है, मेघदूत के बारे में कहा है कि जिसमें हम लोग जो मैसेंजर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जिसमें हम बातें कर सकते हैं, तो पहले के ज़माने में तो लेटर थे, वो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मेघदूत में कवि कालिदास ने एज अ मैसेंजर मैसेज पहुँचाने के लिए बादल का उपयोग किया है कि जो बादल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो अपनी प्रिय है, जो नायक है, उसकी प्रियतमा को संदेशा भेजना है, तो उस बादल के थ्रू वो संदेशा भेजता है। उसके बारे में पूरी काव्य रचना है। तो उसमें कालिदास ने उज्जैन को देखने लायक स्थल माना गया है और उसने कहा है वहाँ से रास्ता लंबा होता है। कई बार ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट होते हैं, लेकिन अच्छा रास्ता होने पर हम घूम घूम के जाते हैं। तो उसी तरह ये उज्जैन देखने लायक था, इसलिए कालिदास ने बादलों को कहा था कि अनुरोध किया था कि आप उज्जैन, भले रास्ता लंबा हो पर उज्जैनी होकर आप जाओगे। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। विक्रमादित्य, वहाँ की प्रजा सब प्रकार से खुशी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उन्हें राज्यकाल की ठीक ठाक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई है। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में हुई थी। जो 2020 चल रहा है वो यीशु ख्रिस्त की तरह चलता है। विक्रम संवत जो हमारे हिंदू यश है, उसके मुताबिक जो शुरू हुआ है वो विक्रमादित्य के अपने नाम से स्टार्ट किया है। तो उस दिन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य बहुत नेक दिल थे, उदार थे। वो अपनी प्रजा के बारे में बहुत कुछ सोचते थे। उसी समय बहुत वैभव था सारे राज्य में और सभी सारे अच्छे अच्छे लोग, माने कि उनकी एजुकेशन, म्यूजिकल, डांस, लिटरेचर, सभी की उन्नति विक्रमादित्य के राज में हुई थी। उन्होंने सोने के सिक्के साल साल में बदलते रहते थे। तो कितना वैभव होगा उस राज्य में कि हर एक प्रजा खुश थी। तो ये सारी बातें
विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि विक्रमादित्य भी खुद लिटरेचर और म्यूज़िक के अच्छे जानकार थे, इसीलिए उन्होंने उसका बढ़ावा किया था। संस्कृत भाषा का महत्व भी विक्रमादित्य ने ही बढ़ाया था। अपने पूर्व जन्म में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। अब कहा जाता है कि विक्रमादित्य के श्रेष्ठ कवियों में कवि कालिदास थे और उनके साथ और 8 कवि थे जिनको विक्रमादित्य के नवरत्नों कहा जाता था। कालिदास के जीवन विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। चरम सीमा, पूरी ऊंचाई। पूरी ऊंचाई और निरक्षर। अनपढ़। तो कालिदास के बारे में कहते हैं कि यंग होने तक कालिदास अंगूठा छाप थे, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर वो बैठते थे उसी को वो काटते थे। इससे बड़ा मूर्ख आपने कहीं और देखा है कि उसे पता ही नहीं होता है कि मैं जिस डाली पर बैठा हूं उसी को काटूंगा तो मैं खुद ही नीचे गिर जाऊंगा। तो इतने बुद्धू होने के बावजूद इतने बड़े महान कवि किस तरह से बने, उसके पीछे भी एक रोचक और बड़ी विचित्र कहानियां हैं। उन दिनों शारदा नंदन नामक एक राजा थे। उनकी एक गुणवंती विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लूँ। जन्म उज्जैन में माना जाता है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक युवा अवस्था तक निरक्षर युवा अवस्था तक निरक्षर फिर
यहाँ पे लिखते हैं शारदानंदन की पुत्री विद्योत्तमा। शारदानंदन नामक के राजा थे, उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। अब आप सोच रहे होगे कि ये विद्योत्तमा कौन है? ठहरिए ठहरिए, आगे आगे चलिए। किस प्रकार से कॉमेडी होती है, मज़ा आएगा कि लोग किस प्रकार से अपनी बातें बदलते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में एक रोचक कहानी हम आगे पढ़ेंगे। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। जो विद्योत्तमा थी वो गुणवंती, विद्वान और रूपवती भी थी। देखने में बहुत ही सुंदर थी और सभी शास्त्र उनको बाय हार्ट थे। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेंगी। तो यहाँ पे क्या कहा है कि विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। वो बड़ी घमंडी थी और उसके विवाह के बारे में उसने एक जानकारी सबको दे दी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी के साथ ही मैं विवाह करूंगी और किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। शास्त्रार्थ शास्त्र संबंधी अर्थ। शास्त्र संबंधी अर्थ जिसमें हमें पता चलता है कि जो शास्त्र के सामने शास्त्र में ही जवाब दे उसके साथ ही विद्योत्तमा शादी के लिए तैयार थी। उसकी ऐसी घोषणा की जानकारी जैसे जैसे आस पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के अनेक विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडित बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। अब वो इतनी विद्वान थी कि आसपास के देशों में भी उसकी बातें होने लगी थी। तो क्या हुआ कि सभी लोग एक के बाद आने लगे। जो पंडित खुद को विद्वान समझता था वो आने लगे, तो उसके साथ शास्त्रार्थ में वो हार जाते थे। इस बात का उनको बड़ा दुख था। ग्लानि मतलब दुख। ग्लानि मतलब दुख। तो सभी पंडितों को ऐसा लगा कि ये इतनी घमंडी है, इतनी प्राउडी है, तो इसका घमंड हमें तोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए सभी जो पंडित उसको देखने गए थे और उसके साथ शास्त्रार्थ में हार गए थे,
सभी ने मिलकर एक योजना की। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। उन्होंने सोचा कि हम विद्वान हैं, हम इतने विद्वान नहीं हैं, लेकिन उसका विवाह तो अब हम किसी मूर्ख के साथ ही करवाएंगे जिससे उसका घमंड टूट जाए और हमारे अपमान का भी बदला ले सकें। अतः अब वे ऐसे मूर्ख की तलाश में रहे थे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसे ही मूर्ख युवक मिल गया। वो पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि सबसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गुर्ग बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले आए। अब सोचने लगे कि खुद एक मूर्ख को हम लेके आए जिससे इसका विवाह करें। तो सभी लोग ऐसे मूर्ख की तलाश कर रहे थे और तभी देखा कि एक व्यक्ति जिस डाली पर खुद बैठा था वही काट रहा था। तभी सभी पंडितों विद्वानों को पता चल गया कि इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा और ऐसी लालच दी कि हम तो तेरी शादी एक राजकुमारी के साथ करेंगे, तुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, तुझे कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कई सारी लालच दी और वो बहुत सुंदर है। तो ये मूर्ख युवक बहुत लालच में आ गया और उससे लगा वाह, मुझे तो अब कुछ नहीं कार्य करना पड़ेगा, इससे सुंदर बीवी मुझे मिलेगी। तो ये तो खुश होकर पंडितों के साथ चल दिया। पंडितों ने भी उसे समझा दिया था कि तुम्हें मौन रखना है, कुछ नहीं बोलना है, अगर तू बोलेगा तो तेरी शादी नहीं होगी। इसीलिए वो युवक चुपचाप बैठा रहता है। पंडितों ने उसने नए कपड़े लाए और बाद में सभी पंडित साथ मिलकर वो विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए थे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं कि महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कुछ विद्वानों ने उनके जन्म ईस्वी सन 365 और निधन 445 को माना गया है। खुद मेघदूत में उज्जैन का वर्णन करते हुए कथ बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, इसीलिए लोग मानते हैं कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ था और वो बाणभट्ट के पहले हो चुके हैं और बाद में विक्रमादित्य के राज्य के 9 रत्नों में से एक रत्न महान कवि माने गए थे। विक्रमादित्य जिसने विक्रम संवत स्टार्ट किया है वो, और फिर बाद में हमने देखा कि विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला का भी खूब विकास हुआ था। आदित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए थे
उनके प्रोत्साहन में संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था में कालिदास निरक्षर थे और वो जिस पेड़ की डाली पर बैठते थे वही वो काट देते थे। विद्योत्तमा राजा शारदानंदन की अत्यंत सुंदर और गुणवंती पुत्री थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। बड़े बड़े विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने के साहस नहीं करते थे। कुछ ईर्ष्यालु पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख से करवाने के लिए निश्चय किया। उन्होंने मूर्ख युवक कालिदास को उसके विवाह करने के लिए तैयार किया। पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे। बस इशारों में ही शास्त्रार्थ हुआ। वो अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो मूर्ख युवक था वो इशारों में बात कर रहा था और पंडित उसे क्या जवाब दे रहे थे। जो कॉमेडी सेक्शन है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह होता है, किस प्रकार विद्योत्तमा को पता चलता है कि कालिदास मूर्ख है, फिर विद्योत्तमा ने ऐसा क्या किया कि मूर्ख कालिदास महान कवि कालिदास बन गए, और उसकी 7 प्रमुख रचनाओं के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने संस्कृत के टीचर्स जो है उनसे बात करना। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम होमवर्क देख लेते हैं। एक बार आप अच्छी तरह से यहाँ तक एक बार पढ़ लो, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि विक्रमादित्य के बारे में भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं कि विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था। तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। तो ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो शब्दार्थ में कि शब्दार्थ फेयर बुक में लिखें। जो कौन कौन से हैं? अभिभावक, बच्चों के पारिवारिक रक्षक, शास्त्रार्थ, शस्त्र संबंधी चर्चा, अनुरोध, आदेश, ग्लानि, दुख, पीड़ा, संकेत, इशारा, यकायक, सहसा, निरक्षर, अड़पण, अनपढ़, रोचक, आकर्षक। 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द के आपको शब्दार्थ लिखकर भेजने हैं। आगे आप और भी पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेना, क्योंकि
आगे क्या होगा, अगर आपके पास जानकारी होगी तो और कॉमेडी होगी, तो उससे पता चलेगा और हमें और मज़ा आएगा कि किस प्रकार से ये शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में किस प्रकार कालिदास विद्योत्तमा ने क्वेश्चन किए और किस प्रकार मूर्ख कालिदास ने जवाब दिया और इशारों में, और किस प्रकार विद्वानों ने उसका आंसर मौखिक रूप से दिया और किस प्रकार से विद्योत्तमा और कालिदास के विवाह हुआ, विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह हुआ, और कब विद्योत्तमा को पता चलता है कि किस प्रकार पता चलता है कि कालिदास तो एक मूर्ख है, उसके बारे में हमें अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आशा है कि आप सब पूरा चैप्टर रीड करके आएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।